पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अब घाना के साथ भारत यूपीआई टेक्नोलॉजी साझा करेगा। घाना अब भारत की तरह डिजिटल पेमेंट्स की ओर तेजी से बढ़ेगा, यानी सिर्फ एक क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि ये डिजिटल डिप्लोमेसी है, जिससे भारत आज दुनिया का टेक गुरु बनता जा रहा है। पहले यूएई, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों में यूपीआई लॉन्च हुआ और अब अफ्रीका की बारी है। आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। अमेरिकन इतने खुश नहीं है यूपीआई से। यार अगर मैं आपको पे कर रहा हूं ना, अब मैं गया सिंगापुर में, आई कैन पे, मैं तो मेरे जो फोन में लोडेड है या मेरा जो इंडिया में बैंक अकाउंट है उसके अंदर तो इंडियन रुपीस पड़े हैं, राइट। और जब मैं सिंगापुर में पे कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू दैट डेज एक्सचेंज रेट ऑफ सिंगापुर डॉलर्स एंड दैट पेमेंट इज हैपनिंग। कहने की बात यह है कि यूएस डॉलर कहां से गया बीच में। यूएस डॉलर क्यों पावरफुल है? क्योंकि यूएस डॉलर वो मापदंड है, वो पैरामीटर है, वो एक स्केल है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ट्रेड तो डॉलर में होगी। अब ट्रेड डॉलर में क्यों होगी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ट्रेड डॉलर में होगी यार। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डॉलर में ही माने जाएंगे। भारत के पास 650 अरब डॉलर हैं। भारत के पास क्यों 650 अरब डॉलर हैं? वो ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट यूएस ने अपनी ऐसी धाक जमा रखी है कि बिना डॉलर के आप हिल नहीं सकते। और जैसे ही मोदी जी ने प्लान किया कि भाई हम यूपीआई को पूरा एक पैरेलल सिस्टम बना देंगे स्विफ्ट के साथ, मुझे कैश रखने की जरूरत नहीं है। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 4-5 बार जब मैं भारत में आया हूं एक भी रुपया मैंने अपनी जेब में रखा हो। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन इंडिया 50%. I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI. Now, sending money will be as easy as sending a good morning text message. And I promise it will be faster than West Indies bowling. ग्लोबल साउथ में 135 कंट्रीज ने बोल दिया हम यूपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये जो ग्लोबल एम्बेसडर्स है जो दुनिया में आते थे, दुनिया से भारत में आते थे, आके बोलते थे कि भैया आपका तो डिजिटल जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। वो प्रेज करते थे यूपीआई सिस्टम को। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मनी, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को और आपके पैसे को ही सेव नहीं कर रहा, भारत की आइडेंटिटी को भी सेव कर रहा है। उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए, और जो ये इंटरनेशनल ताकतें अटैक कर रही हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारी अवेयरनेस जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग, मैं देखता हूं भारतीय ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हैं जैसे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक छोटी सी न्यूज लगती है आपको, यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे प्लान कितना बड़ा है जिहादियों का, ग्लोबल पावर्स का, कि कहीं आप इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, कहीं आप तरक्की ना कर लें, कहीं आप उनके जो स्विफ्ट सिस्टम था उसको छोड़कर अपना शुरू ना कर लें। आपको याद होगा जब रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था तो उसके ऊपर भी अटैक हो रहे थे। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुपे कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। आपको जबरदस्ती बैंक को बोलना पड़ता था मुझे वीजा मास्टर कार्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खर्चा करते हैं तो वो 2-3% की फीस लेते थे। यानी कि हमारे यहां पर 1 लाख करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, 1 लाख करोड़ का वीजा के थ्रू, उसमें 2 या 3% ये ले जाते थे। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ बिग अमाउंट वाज गोइंग टू अमेरिका एवरी ईयर? आप इनकम ले रहे हैं, नहीं कि आपने खर्चा किया है, उसके ऊपर भी कमाई वो कर रहे हैं। मोदी जी ने उसको रोक दिया तो ये रुपए कार्ड के पीछे लगे थे, उस चीजों को फिक्स कर दिया गया। अभी यूपीआई है तो हमारा यूपीआई के कारण इनका जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है वो खत्म हो गया। इसलिए अब इन्होंने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। यदि दुनिया रहना हमने
हमारा ट्रेजेडी ये है कि हम मुसलमानों ने, हम आज के दौर में पैदा हुए हैं ना, आज के वक्त में हम पैदा हुए हैं। रहना हम जो है वो 7वीं सदी में रहना चाहते हैं, 1400 साल पहले रहना चाहते हैं। अभी भी हमारे ज़हनों में वो मदीने की रियासत, पढ़े लिखों में भी, कानूनदानों में भी, पॉलिटिशियंस में भी एक मदीने की रियासत जो है उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। हालांकि आज की स्टेट जो है, आज की रियासत का कोई एक फैक्टर भी उस जमाने मदीने की रियासत में मौजूद ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो कुछ भी नहीं था वहां पे एज ए स्टेट। पत्थर का जमाना, जी जी। हाँ, तो वो तो कुछ भी नहीं था। तो भाई यार, लेकिन हम जी कब तक ये करते रहेंगे? और अब ये जो गोरे हैं, उन्होंने ये जो 50 दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने ये जो मल्टी कल्चरलिज्म लाया था, ओके दीज आर कल्चर एंड रिलीजन, अदर रिलीजन, अदर कल्चर, एक और ये एक गुलदस्ता सा हो, इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई अपना मजहब को फॉलो करे, हर कोई अपने कल्चर को फॉलो करे उन मुल्कों के अंदर, इंग्लिश मुल्कों के अंदर। लेकिन बात यह है कि अब वो उन्हें पता चला कि खास तौर से सिर्फ इस्लाम और मुसलमान एक ऐसा एक कैटेगरी है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट इज ए जस्ट अदर कल्चर। नो, इट्स ए जस्ट अदर फेथ लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, अदर क्रिश्चियनिटी, वट एवर। वो डोमिनेंस नहीं मांगते, वो सेग्रीगेशन और सेपरेशन भी नहीं मांगते। दूसरे तमाम मज़हब जो हैं वो एक दूसरे को वेलकम करते हैं, मिलके खाएंगे, मिलके नाचेंगे, मिलके कोई फेस्टिवल है किसी का भी, किसी रिलीजन का भी है, वो मिलके उसको करेंगे। मुसलमान जो एक ऐसा है कि वो कहता है नो, मैं इस्लाम जो है, ये सच्ची बातें हैं कि इस्लाम किसी दूसरे मजहब को तस्लीम ही नहीं करता। हम तो मानते ही नहीं है, और उसके वजूद को नहीं है मानते। हम तो उसको गलत कहते हैं, हम उनको काफिर कहते हैं। हमने तो हर दूसरे मजहब के लिए हमने लफ्ज काफिर रखा हुआ है। तो हमारी इंटेग्रेशन होगी कैसी? हम दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के साथ हम कैसे रहेंगे? अभी आप देखेंगे हमारे चीफ साहब ने, ताकतवर तरीन हैं हमारे, उन्होंने भी इंडिया के हिंदू के वो दो कौमी नजरिए को यूं ही एक्सप्लेन किया था कि हिंदुओं और मुसलमानों की कोई चीज नहीं मिलती, और उस पर जोर दिया था इस बात पे। तो हमारी तो भाई ईसाइयों के साथ भी कोई चीज नहीं मिलती, हमारी यहूदियों के साथ भी कोई चीज नहीं मिलती, हमारी तो बुद्ध मत के साथ भी कोई चीज नहीं मिलती। तो भाई फिर दुनिया में रहेंगे कैसे? दुनिया तो लेकिन अरशद साहब ये सब कहने वाले करने वाले ही, उनको ये नहीं पता कि वो 5 वक्त अपनी नमाज में यहूदियों पर दरूद भेजते हैं। ये तो छोटे छोटे इतने प्रॉब्लम है, ये तो इन पे क्या बात करें। इब्राहिम आप इब्राहिम की औलाद पर दरूद भेजते हैं और साथ में आप कहते हैं कि यहूदो नसारा। तो ये तो ऐसे प्रॉब्लम है जिन पे शायद बात भी करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं हमारे अंदर। तो हमें इनको इट्स ओके, नमाज में जो चाहे पढ़ें, जो चाहे करें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो असल में हुआ ये है कि हमने उनको भी इस्लामाइज्ड कर दिया था ना। असल में उनको यही समझा कि हमारी ही लाइन में से हैं। तो इट्स ओके, ये जरा सेंसिटिव बात है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इसके ऊपर बोलें तो लेकिन आपकी मर्जी है। तो ये है अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, और बहुत आप जो एक सोच रखते हैं वो एक तामीरी सोच है, और इसी सोच को अगर प्रैक्टिकली अपनाया जाए, अडॉप्ट किया जाए, तभी आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है, तरक्की का रास्ता निकलता है। और इसीलिए आप बात भी करते हैं और हम भी इसीलिए बात करते हैं। थैंक